की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं क्या? इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं? पहला फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये फेडरलिज्म है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कंट्री में एक गवर्नमेंट की ही नहीं चलती है, कई लेवल पर गवर्नमेंट है। जैसे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक पूरे कंट्री के लिए होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट की गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट के मैटर्स को देखते हैं। उनमें से पावर थोड़ा सेपरेटेड है, डिवाइडेड है। जहाँ जिसका रोल है वहाँ उसे वो पावर दी गई है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसले लेगी, कुछ मैटर ऐसे हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेगी, कुछ कॉमन मैटर ऐसे हैं जिन पर दोनों फैसले ले सकते हैं। तो ये लिस्ट दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिस्ट दी है कि कौन किसके ऊपर फैसला लेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम एंड फॉर द वर्क दैट इट डज। मतलब पैसा कहाँ से आएगा, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे प्रोविजन लिखे गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपने अपने एरिया में पावर को एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, बोथ सेंटर एंड द स्टेट मस्ट फॉलो इट। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ही आधार है, उसे बेस रख के ही सारे काम होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी। एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि जज या कोर्ट को कोई भी गवर्नमेंट हिला सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है कई सारे मामलों में, जिससे कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कंट्री में, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ का अगर मतलब समझ में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा, बताएगा कि ये इस तरह से काम होना है। तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि मतलब गवर्नमेंट कई लेवल पर काम करती है, हर एक लेवल पे अपनी पावर है, हर एक ये सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस है सारे काम करने का। सारे हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसे फॉलो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी उस कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को ही फॉलो करेगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब जज और हाई कोर्ट के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का राज नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी इंडिपेंडेंस दी है जुडिशरी को। तो फेडरलिज्म ये हो गया। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये तीन स्तंभ है जो गवर्नमेंट या कंट्री जिन पे चलती है। लेजिस्लेचर वो हैं जो कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जिन्हें हमने चुनाव जीता के पार्लियामेंट में भेजा है, तो वो लेजिस्लेचर हैं। तो वो लॉ बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन, मतलब जो भी चीज़ बनानी है, जो भी काम होना है, तो पार्लियामेंट उसका बेस है। तो लेजिस्लेचर रिफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जनता का राज है ना हमारी कंट्री में। राजा का राज नहीं, मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पब्लिक अपने चुने हुए नेताओं को भेजती है, जैसे कि क्लास का मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है क्लास को, ऐसे ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं हमें पार्लियामेंट में। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग बॉडी यही है, मतलब गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से ही बनी है। तो जो पार्लियामेंट में गए हैं उनमें से ही चुनते हैं वो अपना नेता, फिर उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव कहीं और से नहीं आए, लेजिस्लेचर से ही आए हैं। द एग्जीक्यूटिव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री चुनना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुननी है, मतलब मंत्री को चुनना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले लेजिस्लेचर थे, उनमें से चुना गया एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव में, मतलब ये एग्जीक्यूट करेंगे जो भी चीज़ें पार्लियामेंट बनाएगी, लॉ जो भी बनाएगी उसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव करेंगे। जुडिशरी में इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। जुडिशरी मतलब कोर्ट सिस्टम। जुडिशरी इंक्लूड कोर्ट हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट में क्या क्या? सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब हर एक ऑर्गन ही इंडिपेंडेंट हो गया, एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करने का काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं।
जुडिशरी इंश्योर करते लॉ एंड एक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चले, ये जुडिशरी इंश्योर करती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर by any one of the branch of the government, the constitution says that each of these organs should exercise different power। देखो हर एक का अपना एरिया है, वहीं पर अपनी जो पावर है उसे एक्सरसाइज किया जाता है। तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी, बट तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। ईच ऑर्गन एक्ट्स एज द चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन थ्री। मतलब ऐसा नहीं है जुडिशरी की जो मन में है वो फैसला ले लेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर उसके ऊपर कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये तीनों मिलकर ऐसे काम करते हैं कि एक दूसरे को गलत नहीं करने देते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव रिमेन इन पावर ओनली एज लॉन्ग एज इट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट की चलेगी, पार्लियामेंट है तो गवर्नमेंट है, अगर पार्लियामेंट चाहे गवर्नमेंट को गिराना तो गिरा सकती है। यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आ रहे हैं क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही आए हैं। एग्जीक्यूटिव आर सेलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपी और एमएलए हैं, उनमें से ही मंत्री बने हैं, उनमें से ही पीएम बने हैं। तो एग्जीक्यूटिव आर सेलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेंगे उन्हें आंसर देना पड़ेगा पार्लियामेंट में, हमने ये काम किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जो टेन्योर है डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चाहे तो गवर्नमेंट गिरा सकती है, प्रधानमंत्री को बदल सकती है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, पीएम। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इंडिया में है और यूके यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इक्वलिटी, मतलब सभी इक्वल हैं, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल हैं, इसी सभी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या सेक्स के बेस पे, किसी को भी कहीं आने जाने से नहीं रोका जाएगा। जहाँ जैसे शॉप है, थिएटर है, सिनेमा हॉल है, ये सब चीज़ें, होटल हैं, वहाँ हर कोई जा सकता है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी अबॉलिश की जाएगी। पहले ये था ना, हरिजन जो लोग थे उन्हें गाँव के कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी, तो उन्हें ख़त्म किया गया। तो ये है अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने वाला आर्टिकल 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वलिटी को फंडामेंटल राइट में पहला राइट है, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किसकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे जो मन में कह सकते हैं, चाहे सरकार गलत करे तो हम कह सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कंट्री के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो इस चीज़ की हमें आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, हमारे कोई फोर्स्ड लेबर हमें नहीं करवा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, जैसे खरीदना बेचना हो पहले होता था, ऐसे काम नहीं होंगे। और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम करना अलाउ नहीं होगा, अगर कोई रखता तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तुम्हारा कोई भी रिलीजन है, तुम उसे फॉलो करना चाहते हो आराम से करो। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जो तुम्हारे रिलीजन है आप उसे फॉलो कर सकते हो। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं तो हम इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें काम करेगा। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स। सेकुलरिज्म मतलब ये है कि कंट्री का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। सेकुलरिज्म इज़ द प्रिंसिपल बाय विच द स्टेट रिमेन न्यूट्रल ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन। स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री का कोई मैटर, कोई भी रिलीजन अपना नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है इन मैटर्स पर। एंड डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। सभी रिलीजन की जो रेस्पेक्ट है वो इक्वल होगी, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा स्टेट का। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, किसी भी रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन। स्टेट डज नॉट अडॉप्ट एनी ऑफिशियल रिलीजन, मतलब कंट्री का कोई अपना रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है।
लोगों को जो अपना रिलीजन फॉलो करना वो कर सकते हैं, वो आज़ाद हैं। तो कंट्री ना तो किसी रिलीजन को दबाएगी, ना ही मतलब किसी को फॉलो करेगी। मतलब कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को ना तो फॉलो करेगी, ना ही उसे प्रमोट करेगी, ना ही किसी के धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो इक्वल रेस्पेक्ट दी जाएगी सारे रिलीजन को। इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। और इस सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब कंट्री से है। तो ये की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के।